पिछले एपिसोड में हमने देखा उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझसे अत्यंत मधुर स्वर में कहा, अब आगे एपिसोड 23। मेरा जीवन एक सूना और अकेला रहा है और इतना काम से भरा हुआ कि मुझे मित्रता के लिए अधिक समय नहीं मिला। पर जब से मुझे मेरे मित्र जॉन सिवार्ड ने यहां बुलाया है, मैंने इतने अच्छे लोगों को जाना है और इतनी महानता देखी है कि अब मुझे पहले से भी अधिक अपने जीवन का अकेलापन महसूस होता है। इसलिए विश्वास कीजिए कि मैं यहां आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ आया हूं और आपने मुझे आशा दी है, उस चीज के लिए नहीं जिसकी मैं खोज कर रहा हूं, बल्कि इस बात की कि अभी भी अच्छी स्त्रियां हैं जो जीवन को सुखमय बना सकती है। ऐसी स्त्रियां जिनका जीवन और सत्य आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। मुझे खुशी है, बहुत खुशी है कि मैं यहां आपके किसी काम आ सकता हूं, क्योंकि यदि आपके पति कष्ट में है तो वो मेरे अध्ययन और अनुभव के क्षेत्र में है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उनके लिए वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं, ताकि उनका जीवन मजबूत और पुरुषार्थपूर्ण हो और आपका जीवन सुखी हो। अब आपको भोजन करना चाहिए। आप अत्यधिक व्याकुल और चिंतित हैं। आपके पति जोनाथन आपको इस तरह पीला देखकर खुश नहीं होंगे, और जो उन्हें पसंद नहीं है वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए उनके लिए आपको भोजन करना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। आपने मुझे लूसी के बारे में बताया है, इसलिए अब हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे। कहीं ये आपको फिर से दुखी न करे। मैं आज रात एक्सेटर में ही ठहरूंगा, क्योंकि मैं आपके द्वारा कही गई बातों पर गहराई से विचार करना चाहता हूं, और जब मैं सोच लूंगा तब आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, यदि आप अनुमति दें, और तब आप मुझे अपने पति जोनाथन की परेशानी के बारे में भी बताएंगी, जितना आप बता सकें, पर अभी नहीं। अभी आपको भोजन करना चाहिए, उसके बाद आप मुझे सब बताएंगी। दोपहर के भोजन के बाद जब हम ड्राइंग रूम में लौटे तो उन्होंने मुझसे कहा, और अब मुझे उनके बारे में सब कुछ बताइए। जब इस महान विद्वान व्यक्ति से बात करने की बारी आई तो मुझे डर लगने लगा कि वो मुझे एक कमजोर मूर्ख और जोनाथन को पागल समझेंगे, क्योंकि वो डायरी बहुत ही अजीब है, और मैं आगे बोलने में हिचकिचाने लगी। लेकिन वो इतने दयालु और कोमल थे, और उन्होंने सहायता का वादा किया था, और मुझे उन पर विश्वास था। इसलिए मैंने कहा, डॉक्टर वैन हेल्सिंग, जो कुछ मुझे आपको बताना है वो इतना विचित्र है कि आप मुझ पर या मेरे पति पर हंसेंगे नहीं। कल से मैं संदेह के एक प्रकार के बुखार में हूं। आपको मेरे प्रति दयालु होना होगा और मुझे मूर्ख नहीं समझना चाहिए कि मैंने कुछ बहुत अजीब बातों पर आधा विश्वास भी किया है। उन्होंने अपने व्यवहार और शब्दों से मुझे आश्वस्त किया। जब उन्होंने कहा, ओह मेरी प्रिय, यदि आप जानती कि जिस विषय के कारण मैं यहां आया हूं वो कितना विचित्र है, तो आप ही हंस पड़ती। मैंने ये सीख लिया है कि किसी के विश्वास को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न हो। मैंने अपने मन को खुला रखने की कोशिश की है, और जीवन की सामान्य बातें उसे बंद नहीं कर सकती, बल्कि अजीब और असाधारण बातें ही हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम पागल हैं या समझदार। धन्यवाद, हजार बार धन्यवाद। आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको पढ़ने के लिए एक दस्तावेज दूंगी। ये लंबा है, लेकिन मैंने इसे टाइप कर लिया है। ये आपको मेरी और जोनाथन की परेशानी बताएगा। ये उनकी विदेश में लिखी डायरी की प्रति है, और उसमें हुई सारी घटनाएं हैं। मैं इसके बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। आप स्वयं पढ़िए और निर्णय लीजिए, और फिर जब मैं आपसे मिलूं तो शायद आप कृपया मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। मैं वादा करता हूं, उन्होंने कहा जब मैंने उन्हें कागज दिए, मैं सुबह जितनी जल्दी हो सके आपसे और आपके पति से मिलने आऊंगा, यदि अनुमति हो। जोनाथन 11:30 बजे यहां होंगे, और आपको हमारे साथ दोपहर का भोजन करना चाहिए और तब उनसे मिलना चाहिए। आप 3:34 की तेज ट्रेन पकड़ सकते हैं, जो आपको 8 बजे से पहले पैडिंगटन पहुंचा देगी।
मेरे इस तरह ट्रेनों की जानकारी से वो आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैंने एक्सेटर से आने जाने वाली सभी ट्रेनों का समय याद कर लिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं जोनाथन की मदद कर सकूं। अगर आपको अभी तक की कहानी पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर सकूं। ज्यादा देर न करते हुए अब चलते हैं कहानी में। इस प्रकार वो कागज अपने साथ लेकर चले गए और मैं यहां बैठी सोच रही हूं। क्या ये मुझे खुद नहीं पता। पत्र हस्तलिखित वैन हेल्सिंग से श्रीमती हार्कर को 25 सितंबर शाम 6 बजे। प्रिय मैडम मीना, मैंने आपके पति की वो अद्भुत डायरी पढ़ ली है। अब आप निश्चिंत होकर सो सकती है। जितनी भी विचित्र और भयानक ये है, ये सत्य है। मैं अपने जीवन की शपथ लेकर कहता हूं। ये दूसरों के लिए अधिक भयानक हो सकता है, पर उनके और आपके लिए कोई भय नहीं है। वो एक महान व्यक्ति है और पुरुषों के अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जो व्यक्ति उस दीवार से नीचे उतरने और उस कमरे में जाने का साहस करता है, और हाँ, दूसरी बार भी जाता है, वो किसी झटके से स्थायी रूप से प्रभावित नहीं हो सकता। उनका मस्तिष्क और हृदय पूरी तरह ठीक है। ये मैं बिना उन्हें देखे ही शब्दपूर्वक कहता हूं। इसलिए निश्चिंत रहें। मुझे उनसे कुछ और बातों के बारे में पूछना होगा। मैं धन्य हूं कि आज मैं आपसे मिला, क्योंकि मैंने एक साथ इतना कुछ जान लिया है कि मैं फिर से चकित हूं, पहले से भी अधिक, और मुझे सोचने की आवश्यकता है। आपका अत्यंत विश्वासी अब्राहम वैन हेल्सिंग। पत्र श्रीमती हार्कर से वैन हेल्सिंग को 25 सितंबर शाम 6 बजे। मेरे प्रिय डॉक्टर वैन हेल्सिंग, डॉक्टर सिवार्ड की डायरी 26 सितंबर डॉट। वास्तव में अंतिमता जैसी कोई चीज नहीं होती। अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ जब मैंने समाप्त कहा था, और फिर भी मैं यहां फिर से शुरू कर रहा हूं, या यूं कहें कि अभिलेख को आगे बढ़ा रहा हूं। आज दोपहर तक मुझे ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं था कि जो हो चुका है वो फिर से सामने आएगा। रेनफील्ड हर दृष्टि से उतना ही सामान्य हो गया था जितना वो पहले कभी था। वो अपने मक्खी वाले काम में काफी आगे बढ़ चुका था, और अब उसने मकड़ी वाले काम की भी शुरुआत कर दी थी। इसलिए वो मेरे लिए किसी परेशानी का कारण नहीं था। मुझे आर्थर का एक पत्र मिला जो रविवार को लिखा गया था, और उससे मुझे पता चला कि वो आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह संभल रहा है। क्विंसी मॉरिस उसके साथ है, और ये बहुत सहायक है क्योंकि वो स्वयं अच्छे उत्साह का स्रोत है। क्विंसी ने भी मुझे एक पंक्ति लिखी, और उससे मुझे पता चला कि आर्थर अपनी पुरानी प्रसन्नता को फिर से प्राप्त करने लगा है। इसलिए उन सब के बारे में मेरा मन शांत है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अपने काम में उसी उत्साह के साथ फिर से लग रहा था जो पहले हुआ करता था। इसलिए मैं कह सकता था कि बेचारी लूसी ने जो घाव मुझ पर छोड़ा था वो भरने लगा था। परंतु अब सब कुछ फिर से खुल गया है, और इसका अंत क्या होगा ये केवल भगवान ही जानता है। मुझे लगता है कि वैन हेल्सिंग भी कुछ जानता है, लेकिन वो एक बार में केवल इतना ही बताता है कि जिज्ञासा बढ़ती रहे। वो कल एक्सेटर गया था और वहां पूरी रात रुका। आज वो वापस आया और लगभग 5:30 बजे कमरे में तेजी से घुसा और पिछली रात की वेस्टमिंस्टर गजेट मेरे हाथ में थमा दी। तुम इसका क्या सोचते हो? उसने पूछा, और पीछे हटकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मैंने अखबार देखा, क्योंकि मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसने उसे मुझसे लेकर एक अनुच्छेद की ओर इशारा किया जिसमें हैम्पस्टेड में बच्चों को बहलाकर ले जाने की बात कही गई थी। इससे मुझे ज्यादा समझ नहीं आया जब तक कि मैं उस हिस्से तक नहीं पहुंचा जिसमें उनके गलों पर छोटे छोटे छेद जैसे घावों का वर्णन था। मेरे मन में एक विचार आया और मैंने ऊपर देखा तो उसने कहा, यह बेचारी लूसी जैसा ही है, और तुम इससे क्या निष्कर्ष निकालते हो? सिर्फ इतना कि इसमें कोई समान कारण है। जो भी चीज उसे चोट पहुंचा रही थी वही उन्हें भी चोट पहुंचा रही है। मैं उसके उत्तर को पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये अप्रत्यक्ष रूप से सही है, पर सीधे तौर पर नहीं। आपका क्या मतलब है, प्रोफेसर?
मैंने पूछा। मैं उसकी गंभीरता को हल्के में लेने की ओर थोड़ा झुक रहा था, क्योंकि आखिर 4 दिन का आराम और उस जलती, पीड़ादायक चिंता से मुक्ति किसी के मनोबल को पुनः स्थापित कर देती है। लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं गंभीर हो गया। बेचारी लूसी के लिए हमारी निराशा के बीच भी वो कभी इतना कठोर नहीं दिखा था। बताइए, मैंने कहा। मैं कोई अनुमान नहीं लगा सकता। मुझे नहीं पता क्या सोचूं, और मेरे पास कोई आधार नहीं है जिस पर मैं कोई निष्कर्ष निकाल सकूं। क्या तुम ये कहना चाहते हो, मेरे मित्र जॉन, कि तुम्हें अब भी कोई संदेह नहीं है कि बेचारी लूसी किस कारण मरी? इतने संकेत मिलने के बाद भी, न केवल घटनाओं से बल्कि मुझसे भी, किसी बड़े रक्तहानि के कारण उत्पन्न तंत्रिका दुर्बलता से। और वो रक्त कैसे नष्ट हुआ या गया? मैंने सिर हिला दिया। वो मेरे पास आकर बैठ गया और आगे बोला, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, मित्र जॉन। तुम अच्छी तरह तर्क करते हो और तुम्हारी बुद्धि साहसी है, लेकिन तुम बहुत पूर्वाग्रही हो। तुम अपनी आंखों को देखने और कानों को सुनने नहीं देते, और जो चीज तुम्हारे दैनिक जीवन के बाहर है वो तुम्हारे लिए महत्वहीन है। क्या तुम नहीं सोचते कि ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें तुम समझ नहीं सकते, और फिर भी वे होती हैं? कि कुछ लोग ऐसी चीजें देखते हैं जो अन्य नहीं देख सकते, परंतु ऐसी पुरानी और नई चीजें हैं जिन्हें मनुष्य की आंखों से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे कुछ ऐसी बातें जानते हैं या समझते हैं जो अन्य लोगों ने उन्हें बताई है। हमारी विज्ञान की यही गलती है कि वो हर चीज को समझाना चाहता है, और यदि वो समझा नहीं पाता तो कहता है कि समझाने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर भी हम अपने चारों ओर हर दिन नए विश्वासों को उभरते हुए देखते हैं, जो खुद को नया समझते हैं पर वास्तव में पुराने ही होते हैं, जो युवा होने का दिखावा करते हैं, जैसे ओपेरा की सजी धजी महिलाएं। मेरा अनुमान है कि अब तुम शारीरिक स्थानांतरण, कॉर्पोरल ट्रांसफरेंस पर विश्वास नहीं करते। नहीं, नहीं पदार्थ के प्रकट होने, मैटेरियलाइजेशन पर। नहीं, नहीं सूक्ष्म शरीरों पर। नहीं, नहीं विचार पढ़ने पर। नहीं, नहीं सम्मोहन पर। हाँ, मैंने कहा, शार्को ने इसे काफी हद तक सिद्ध कर दिया है। वो मुस्कुराया और बोला, तो तुम इससे संतुष्ट हो? हाँ, और निश्चित ही तुम समझते हो कि ये कैसे काम करता है। और महान शार्को, अफसोस कि अब वो नहीं रहे, के मन का अनुसरण कर सकते हो, उस रोगी की आत्मा तक जिसे वह प्रभावित करता था। नहीं तो, मित्र जॉन, क्या मैं ये समझूं कि तुम केवल तथ्यों को स्वीकार करते हो और आधार से निष्कर्ष तक के बीच खाली स्थान को वैसे ही छोड़ देते हो? नहीं तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं मस्तिष्क का विद्यार्थी हूं। तुम सम्मोहन को कैसे स्वीकार करते हो और विचारपठन को अस्वीकार करते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे मित्र, कि आज विद्युत विज्ञान में ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें उस व्यक्ति द्वारा भी अपवित्र माना जाता जिसने बिजली की खोज की थी, और जिसे कुछ समय पहले जादूगर मानकर जला दिया जाता। जीवन में हमेशा रहस्य होते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि मैथुसेलह 900 वर्ष जीवित रहा और ओल्ड पार 169 वर्ष, और फिर भी बेचारी लूसी, जिसकी नसों में 4 पुरुषों का रक्त था, एक दिन भी जीवित न रह सकी? क्योंकि यदि वो एक दिन और जीवित रहती तो हम उसे बचा सकते थे। क्या तुम जीवन और मृत्यु के सभी रहस्यों को जानते हो? क्या तुम तुलनात्मक शरीर रचना के पूरे विज्ञान को जानते हो और ये बता सकते हो कि कुछ मनुष्यों में पशुओं के गुण क्यों होते हैं और दूसरों में क्यों नहीं? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्यों, जब अन्य मकड़ियां छोटी उम्र में मर जाती है, तब एक विशाल मकड़ी पुराने स्पेनिश चर्च के टॉवर में सदियों तक जीवित रही और बढ़ती रही, यहां तक कि नीचे उतरकर वो चर्च के सभी दीपकों का तेल पी सकती थी? क्या तुम बता सकते हो कि पंपास में और अन्य जगहों पर भी ऐसे चमगादड़ होते हैं जो रात में निकलते हैं और मवेशियों और घोड़ों की नसें काटकर उनका रक्त चूस लेते हैं? या पश्चिमी समुद्रों के कुछ द्वीपों में ऐसे चमगादड़ होते हैं जो दिन भर पेड़ों पर लटके रहते हैं और जिन्हें देखने वाले उन्हें विशाल फल या फली के समान बताते हैं, और जब नाविक गर्मी के कारण डेक पर सोते हैं
तो वे नीचे उतरकर उन पर हमला करते हैं और फिर सुबह वे लोग मृत पाए जाते हैं। इतने ही सफेद जितनी बेचारी मिस लूसी थी। हे भगवान! प्रोफेसर, मैंने कहा, अचानक उठते हुए, क्या आप कहना चाहते हैं कि लूसी को ऐसे किसी चमगादड़ ने काटा था? और ऐसी कोई चीज 19वीं सदी के लंदन में मौजूद है? उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत करते हुए हाथ उठाया और आगे बोले, क्या तुम बता सकते हो कि कछुआ मनुष्यों की कई पीढ़ियों से अधिक समय तक क्यों जीवित रहता है? कि हाथी कैसे निरंतर जीता रहता है और राजवंशों को देखता है? और तोता क्यों कभी नहीं मरता, सिवाय बिल्ली, कुत्ते या किसी अन्य बीमारी के कारण? क्या तुम बता सकते हो कि हर युग और हर स्थान पर लोग क्यों मानते हैं कि ऐसे स्त्री पुरुष होते हैं जो मर नहीं सकते? हम सब जानते हैं, क्योंकि विज्ञान ने इसे प्रमाणित किया है, कि मेंढक हजारों वर्षों तक चट्टानों में बंद पाए गए हैं। इतने छोटे छेद में बंद कि वे केवल उतने ही आकार में रह सकते थे जितने दुनिया की युवावस्था में थे। क्या तुम बता सकते हो कि भारतीय फकीर कैसे खुद को मृत जैसा बना लेता है? उसे दफना दिया जाता है, उसकी कब्र सील कर दी जाती है, उस पर अनाज बोया जाता है और वो उगता है, काटा जाता है, फिर बोया जाता है, फिर काटा जाता है, और फिर लोग आते हैं, सील को खोलते हैं, और वो फकीर वहां मृत नहीं बल्कि जीवित उठकर पहले की तरह उनके बीच चलने लगता है। यहां मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मैं भ्रमित हो रहा था। उन्होंने प्रकृति की विचित्रताओं और संभावित असंभवताओं की इतनी लंबी सूची मेरे मन पर एक साथ डाल दी थी कि मेरी कल्पना उत्तेजित हो गई थी। मुझे हल्का सा आभास हुआ कि वे मुझे कोई पाठ सिखा रहे हैं, जैसे पहले एम्स्टर्डम में अपने अध्ययन कक्ष में सिखाया करते थे। पर तब वे इन उदाहरणों का उपयोग मुझे समझाने के लिए करते थे, ताकि मेरे मन में विचार का उद्देश्य स्पष्ट रहे। लेकिन अब मैं उनकी सहायता के बिना था। फिर भी मैं उनका अनुसरण करना चाहता था। इसलिए मैंने कहा, प्रोफेसर, मुझे फिर से अपना प्रिय विद्यार्थी बना लीजिए। मुझे सिद्धांत बताइए, ताकि मैं आपके ज्ञान को समझते हुए आगे बढ़ सकूं। अभी मैं अपने मन में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ऐसे भटक रहा हूं, जैसे कोई पागल व्यक्ति किसी विचार का पीछा करता है। मैं अपने आप को एक नौसिखिया की तरह महसूस कर रहा हूं, जो किसी दलदल में धंसते हुए एक घास के गुच्छे से दूसरे पर कूदता हुआ बस आगे बढ़ने की अंधी कोशिश कर रहा है, बिना ये जाने कि मैं कहाँ जा रहा हूं। ये एक अच्छा उदाहरण है, उन्होंने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरा सिद्धांत ये है, मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास करो। किस पर विश्वास करूं? उन चीजों पर विश्वास करो जिन पर तुम नहीं कर सकते। मैं इसे समझाता हूं। मैंने एक बार एक अमेरिकी के बारे में सुना था, जिसने विश्वास को इस तरह परिभाषित किया, वो शक्ति जो हमें उन चीजों पर विश्वास करने में सक्षम बनाती है जिन्हें हम जानते हैं कि वे असत्य हैं। मैं उस व्यक्ति का अनुसरण करता हूं। उसका मतलब था कि हमें अपना मन खुला रखना चाहिए और थोड़ी सी सच्चाई को बड़ी सच्चाई के प्रवाह को रोकने नहीं देना चाहिए, जैसे एक छोटा पत्थर रेलगाड़ी को रोक देता है। हमें पहले छोटी सच्चाई मिलती है, अच्छा, हम उसे रखते हैं, उसका मूल्य समझते हैं, लेकिन हमें उसे ये नहीं समझने देना चाहिए कि वही पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई है। तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी पहले से बनी धारणाओं को किसी विचित्र विषय के प्रति अपने मन की ग्रहणशीलता को बाधित न करने दूं। क्या मैं आपकी शिक्षा सही समझ रहा हूं? तुम अब भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हो। तुम्हें सिखाना सार्थक है। अब जब तुम समझने को तैयार हो, तुमने समझने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है, तो तुम सोचते हो कि बच्चों के गले में जो छोटे छोटे छेद हैं, वे उसी ने बनाए हैं जिसने मिस लूसी के गले में बनाए थे। मुझे ऐसा ही लगता है। वो खड़े हुए और गंभीर स्वर में बोले, तो तुम गलत हो। काश ऐसा होता, लेकिन अफसोस नहीं, ये उससे भी बुरा है, बहुत बहुत बुरा। भगवान के नाम पर, प्रोफेसर वैन हेल्सिंग, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने चिल्लाकर पूछा। उन्होंने निराशा के भाव से कुर्सी पर खुद को गिरा दिया, अपनी कोहनियां मेज पर टिकाई
और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और बोले, वे घाव मिस लूसी नहीं बनाए थे। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचर लेंस के साथ।